हेलो बच्चों, ये हमारा फिजिक्स चैनल, यूट्यूब चैनल फिजिक्स के लिए द थर्ड आई। हम लोग आज पोस्ट कर रहे हैं फर्स्ट लेक्चर ऑफ क्लास 12 फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर आता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है, सबसे पहले इसको देखते हैं, डिफाइन करते हैं। ये स्टडी ऑफ द प्रोडक्शन एंड एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स, फील्ड एंड पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज एट रेस्ट। पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इसी तीन चीज का अध्ययन करेंगे, स्टडी करेंगे। कि पहला, कि कोई भी एक चार्ज बॉडी दूसरे चार्ज बॉडी पर कैसे कितना फोर्स लगाएगा, किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग कंसेप्ट है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको समझेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पर क्या होगा, और पोटेंशियल किसी भी पॉइंट पर ड्यू टू ए चार्ज कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, इसका हम लोग स्टडी करेंगे। केवल एक कंडीशन इसमें है कि चार्ज हमारा चार्जेस क्या होना चाहिए, एट रेस्ट होना चाहिए। अब आता है व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज यह प्रॉपर्टी है बॉडी का by which they produce and experience electric and magnetic effects। जहां भी इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स या मैग्नेटिक इफेक्ट है, दिस इज ड्यू टू इलेक्ट्रिक चार्जेस। जैसे ही हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड सुनेंगे, मैग्नेटिक फील्ड सुनेंगे, कोई इलेक्ट्रिक इफेक्ट सुनेंगे, कोई मैग्नेटिक इफेक्ट सुनेंगे, इसका मतलब दे आर ड्यू टू electric charges। Charge may be at rest, charge may be in motion, charge may be moving with constant velocity, and charge may be accelerating। और इन सभी केसेस में आगे पढ़ेंगे किन केसेस में क्या होगा, और इस तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होगा, उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक चार्ज हो गया। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि एक बॉडी कैसे चार्ज होता है, हाउ ए बॉडी बिकम्स चार्ज। आंसर होगा बाय इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हमेशा ही इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरे बॉडी में निकल के जाता है। हम लोग जानते हैं कि तीन तरह के पार्टिकल्स होते हैं किसी बॉडी के अंदर, एलिमेंट्स में। एक इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के चारों तरफ होता, और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन जो बाहर होता है वो लूजली बाउंड होता है, जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में होगा वो एक बॉडी से दूसरे बॉडी में निकल के आएगा। क्योंकि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन ये हम लोग ई से लिखते हैं, ये होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और मास ऑन इलेक्ट्रॉन, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। इसका मतलब जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा तो जो बॉडी आपस में इंटरेक्ट कर रहा है, जो एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन शेयर्स कर रहे हैं, एक लूज कर रहा है, दूसरा गेन कर रहा है, उसका में एक तो चार्ज का ट्रांसफर हो रहा है, दूसरा मास का ट्रांसफर होगा। तो चार्ज ट्रांसफर और मास ट्रांसफर ये साइमल्टेनियस प्रोसेस। अब देखते हैं कि चूंकि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज निगेटिव है,
जो बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उस पर चार्ज निगेटिव चार्ज बढ़ेगा, और जो बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उस पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा। तो यहां तक हमने देखा कि कोई बॉडी कैसे चार्ज होता है। अब देखते हैं आपको चार्ज का प्रॉपर्टी, ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। एनसीईआरटी में 3 प्रॉपर्टी दिया हुआ है और डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट होता है। हम कुछ एक्सप्लेन करेंगे लेकिन बाद में ये सब देखेंगे। तो जिसमें पहला जो है चार्ज, प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। पहला प्रॉपर्टी है एनसीईआरटी के अनुसार 3 प्रॉपर्टी। फर्स्ट प्रॉपर्टी है आपका एडिटिविटी ऑफ चार्ज। चार्ज कैसे जोड़े जा सकते हैं? तो चार्ज क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी है तो इसको हम एडिशन के लिए यूज क्या करेंगे? सिंपल अलजेब्रा यूज करेंगे। ठीक, दे आर एडेड सिंपल अलजेब्रा। मान लेते हैं किसी बॉडी में N1 numbers of electrons और N2 numbers of protons हैं। तो टोटल चार्ज जो हुआ, पॉजिटिव चार्ज हमारा N2 इंटू E हुआ और निगेटिव चार्ज माइनस N1 इंटू E हुआ। तो अब नेट चार्ज देखेंगे, सिंपल एल्जेब्रिकली हमने जोड़ा तो ये होगा N2 माइनस N1 इंटू E। इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अगर पता हो तो हम लोग नेट चार्ज निकाल सकते हैं। अगर N2 और N1 दोनों का नंबर्स इक्वल है, नेट चार्ज क्या होगा? 0। अगर N2 बड़ा है N1 से तो नेट चार्ज पॉजिटिव। अगर N1 बड़ा है N2 से, नेट चार्ज निगेटिव। राइट। अब सेकेंड देखते हैं। सेकेंड में एडिटिविटी के बाद दूसरा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। कोई भी बॉडी को हम लोग क्वांटाइज्ड कहते हैं अगर उसका वैल्यू हमेशा ही किसी एक पार्टिकुलर वैल्यू का इंटीग्रल मल्टीपल, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होने के कारण कोई बॉडी चार्ज होता है। तो इलेक्ट्रॉन्स जब निकलेगा, हाफ तो निकलेगा नहीं, 1/3 निकलेगा नहीं, निकलेगा जब होल नंबर्स में निकलेगा। इसलिए किसी बॉडी पर चार्ज जो होगा हमेशा ही इंटीग्रल मल्टीपल होगा टू दैट ऑफ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। तो मतलब चार्ज
on a body is always integral multiple of charge on an therefore Q equals n into E, जहाँ n इंटीजर्स है 1 2 3 4 5 6 सो ऑन। प्रॉपर्टी है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। हम लोगों ने 11th में फर्स्ट चैप्टर फिजिकल वर्ल्ड में पढ़ा है कि 4 क्वांटिटी कंजर्व होते हैं। इसमें 2 स्केलर है, स्केलर में ये एनर्जी और चार्ज, ये 2 क्वांटिटी कंजर्व होते हैं। और वेक्टर्स क्वांटिटी में कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम और कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम हमने पढ़ा है। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ये कहता है कि चार्ज ऑन एन आइसोलेटेड सिस्टम और ऑफ द यूनिवर्स रिमेन्स कर जा। तो यहां से हम देखते हैं, अब एक क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स to be removed to make a body charged by 1 coulomb by removing electrons from it। तो देखते हैं कि हमने कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में पढ़ा है Q इक्वल्स n इंटू E है। अब सपोज n नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर रिमूव करते हैं, नेट चार्ज बनता है हमारा आपका 1 कूलम। तो n का वैल्यू अगर निकालेंगे तो ये आएगा 1 कूलम अपॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। कूलम कूलम कैंसिल और ये हो गया हमारा 10 टू द पावर 19 बाय 1.6, ये हमारा 6.25 इंटू 10 टू द पावर 80। इतना इलेक्ट्रॉन रिमूव करना पड़ेगा। एनसीईआरटी में एग्जाम्पल में एक क्वेश्चन है कि अगर 10 टू द पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स किसी बॉडी से रिमूव होता है पर सेकेंड, तो कितना टाइम लगेगा वो बॉडी को 1 कूलम से चार्ज होने में। तो इसको आप लोग देख सकते हैं, एनसीईआरटी में ये एग्जांपल्स बना हुआ है। अब देखते हैं कि एक इंपॉर्टेंट लॉ, कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये लॉ सिमिलर है टू द लॉ ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। दोनों लॉ, कूलम्स लॉ और न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये इनवर्स स्क्वायर लॉ है और वो भी 2 पार्टिकल्स के लिए वैलिड है और ये भी 2 चार्ज पार्टिकल्स के लिए वैलिड है। ये फर्स्ट मान लेते हैं कि एक चार्ज पार्टिकल है जिस पर चार्ज है Q1, दूसरे पर चार्ज है Q2 और इनके बीच का डिस्टेंस जो है R है। ये कूलम्स लॉ कहता है कि इसके बीच का जो फोर्स होगा वह प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के प्रोपोर्शनल होगा। फोर्स विल बी प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। इसको कंबाइन करेंगे तो आएगा हमारा प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर और F
ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के लिए हम लोग यहाँ लगाएंगे कांस्टेंट लगाएंगे के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, जहाँ के जो है इक्वल्स प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। ये के का वैल्यू एसआई सिस्टम, इन एसआई सिस्टम के आता है 1/4πε0। इसका वैल्यू होगा 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। और एप्सिलॉन नॉट इसको बोलते हैं हम लोग परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। इसका वैल्यू होता है 8.854 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन। ये हमारा अप्लीकेबल है, ये कांस्टेंट का वैल्यू। अगर मीडियम क्या हो, एयर हो या वैक्यूम मीडियम हो, तो ये हमारा कांस्टेंट के का वैल्यू अप्लीकेबल हो। इन एनी अदर मीडियम, इन डाइलेक्ट्रिक्स, इन डाइलेक्ट्रिक F equals K equals 1/4πε0 epsilon r या epsilon Q1 into Q2 upon R square, where epsilon equals permittivity of medium। एप्सिलॉन का वैल्यू एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर होता है, जहां एप्सिलॉन आर को हम लोग कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम। एप्सिलॉन आर का वैल्यू हमेशा ही ग्रेटर देन 1 हो। 1 एयर मीडियम के लिए, वैक्यूम के लिए होता। अब देखते हैं एफ एयर, यह हमारा आया 1/4πε0 Q1 into Q2 upon R square, और F medium equals 1/4πε0 epsilon R Q1 into Q2 upon R square। अब देखते हैं कि अगर इन दोनों का रेशियो निकालें, F एयर बाय F मीडियम,
ये आएगा इप्सिलन आर। मतलब एयर में दो चार्ज पार्टिकल्स अगर रखा हुआ हो तो फोर्स बड़ा होगा किसी मीडियम के रिस्पेक्ट में, और रिलेटिव परमिटिविटी वह वैल्यू है जिस वैल्यू से हमारा फोर्स उस मीडियम में डिक्रीज कर जाता है बाय ए फैक्टर, जिस फैक्टर से डिक्रीज करता है। द फैक्टर बाय विच फोर्स इन द मीडियम इज डिक्रीज्ड as compared to air is called relative permeability of that medium। तो इसका वैल्यू एप्सिलॉन आर का वैल्यू 80 होता फॉर वाट। तो जैसे अगर हम लोग सोडियम क्लोराइड हमारा इंसुलेटर है, प्योर वाटर हमारा इंसुलेटर है, लेकिन सोडियम क्लोराइड अगर प्योर वाटर में ऐड करते तो क्या होगा कि सोडियम आयन और क्लोरीन आयन के बीच का फोर्स घट जाएगा, बॉन्ड कमजोर हो जाएगा। हमारा सोडियम आयन और क्लोरीन आयन इजीली डिसोसिएट हो जाएगा, तो चार्ज हमारे पास अवेलेबल हो जाएगा टू कंडक्ट। तो हमारा इसी कारण से अगर वाटर में हल्का सा अमाउंट ऑफ क्या कहते हैं सॉल्ट या एसिड डाल देते हैं तो वाटर हमारा क्या हो जाता है, कंडक्टिंग हो जाता है। ये तो हमने देखा आपका कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब देखते हैं वेक्टर फॉर्म। इन वेक्टर फॉर्म ये मैग्नीट्यूड भी देगा, वेक्टर फॉर्म। ये हमारा वेक्टर फॉर्म में निकालने पर, लिखने पर हमें मैग्नीट्यूड भी आएगा, फोर्स का मैग्नीट्यूड, और साथ साथ डायरेक्शन भी आएगा। मान लेते हैं कि दो चार्ज है Q1 और Q2, इनके बीच का डिस्टेंस R है, तो फोर्स जो होगा वेक्टर फॉर्म में अगर लिखते हैं यह होगा कि Q1 Q2 अपॉन Q2 R अपॉन RQ, या इसको लिख सकते हैं कि Q1 Q2 R यूनिट वेक्टर अपॉन R। यहाँ ये जो है R या ये R कैप, ये एक यूनिट वेक्टर है फ्रॉम फोर्स exerting charge to force experiencing charge। तो अगर फोर्स हम लोग इस पर देखते हैं Q2 पर, इसका मतलब क्या हुआ कि R का यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन किधर होगा, इधर की तरफ। फोर्स एक्सर्टिंग ये Q1 एक्सपीरियंस कौन कर रहा है, Q2 का। तो R का यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ R, ये हमारा इस डायरेक्शन में होगा। अगर फोर्स इस पर देखना तो R का डायरेक्शन इधर। अब ये यदि प्रोडक्ट
पॉजिटिव है। पॉजिटिव का मतलब Q1 और Q2 अगर दोनों पॉजिटिव हो या दोनों निगेटिव हो तो प्रोडक्ट हमारा क्या होगा? इफ Q1 एंड Q2 ये पॉजिटिव ग्रेटर देन 0 है, इफ Q1 और Q2 ग्रेटर देन 0 तो ये हमारा प्रोडक्ट पॉजिटिव है। फोर्स कैसा हो गया? रिपल्सिव। दोनों अगर निगेटिव हो तो भी प्रोडक्ट जो है पॉजिटिव, तो फोर्स क्या होगा? अगेन रिपल्सिव। तो अगर दोनों चार्ज के बीच चार्ज का नेचर सेम हो if Q1 Q2 is greater than 0 charges are of same sign. Force is repulsive. अगर Q1 Q2 लेस देन 0 हो, चार्ज पर साइन अपोजिट हो तो फोर्स क्या होगा? एट्रैक्टिव होगा। जैसे इस पर फोर्स देखना है आर इस डायरेक्शन में, तो फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? जस्ट इसके अपोजिट। मतलब ये कैसा फोर्स लगेगा इस पर? एट्रैक्टिव। इस पर भी क्या लगेगा? एट्रैक्टिव। तो चार्जेज हैव opposite sign. Force is positive. Force is repulsive. तो बच्चों ये हमारा फर्स्ट वीडियो था जो कि कूलम्स लॉ का, और ये वीडियो अब हम लोग नेक्स्ट सेकेंड वीडियो में देखेंगे। इन सभी पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल एग्जांपल्स। ठीक है, तब तक के लिए